प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। तो आज हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। टॉप 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, हम लोग इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल से, पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आपका समीकरण दिया हुआ है H2 + O2 H2O, एक अभिक्रिया है। बताइए आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है। क्या ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, या फिर वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, या फिर अपक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। तो देखिए, आपको बताते चलें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब आपका एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, तो आपका क्या बनता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे H2 और O2 मिलकर के H2O बन रहा है, मतलब दो मिलकर के, जब जानते हैं आप, यानी एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन बोलेंगे। और संयोजन का मान ही होता है जुटना होता है। गाइज चलते हैं इस सवाल के बाद प्रश्न संख्या दूसरे में चलते हैं। फटाफट रिवीजन है आज हम लोगों का, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। क्या आपका ये हो जाएगा C2H5OH, या फिर C6H6O6, या फिर C6H12O6, या फिर C6H6। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये C2H5OH, ये आपका है इथेनॉल का, ये आपका है इथेनॉल जिसको अल्कोहल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। C6H6O6 जो आपका ये एकोटिक एसिड का है, और आपका ऑप्शन नंबर सी जो है C6H12O6, यही आपका क्या है, ग्लूकोज का है। और यही सूत्र आपका कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपका यहाँ पे C6H6 जो है ये आपका बेंजीन का है, किसका है, बेंजीन का है। तो आप लोग फटाफट नोट डाउन करते हुए चलेंगे दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न में। आज संडे है, इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या बोलता है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम जो है आपका सबसे क्रियाशील जो तत्व है, उसका परमाणु संख्या कितना है। क्या 11 हो जाएगा, या फिर 14 हो जाएगा, या फिर 17 हो जाएगा, या फिर 20 हो जाएगा। तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, वो आपका हो जाता है 11 हो जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11। अगर 14 की बात करें तो सोडियम 11, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन हो जाएगा। 14 आपका हो जाएगा सिलिकॉन का, 17 आपका क्लोरीन का हो जाता है, और आपका 20 आपका कैल्शियम का हो जाता है। तो आपको पूछा था किसका, सोडियम का। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 3 के बाद चौथे प्रश्न में, इसके बाद चलते हैं चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। क्या उसमें शाकाहारी पोषण होता है, या फिर अंतर्ग्रहण पोषण होता है, या फिर सर्वाहारी पोषण होता है, या फिर स्वपोषी पोषण होता है। तो आप लोग को थोड़ा सा बताते चले, यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि स्वपोषी पोषण किसको बोलते हैं, यानी जो अपना भोजन खुद से बनाता है, और ये स्पेशली पेड़ पौधों में होता है। उसके बाद देखिए सर्वाहारी पोषण, जो आपका एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी जो आपका क्या, साग सब्जी और मांस मछली दोनों खाए। और आप शाकाहारी तो जानते हैं, जो साग सब्जी सिर्फ खाता है। तो देखिए अमीबा में कैसा पोषण हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतःग्रहण पोषण हो जाएगा, अंतःग्रहण पोषण हो जाता है। और एक सवाल ये भी बन सकता है यहाँ से कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो वो किसकी सहायता से, कुटपादों की सहायता से। किसकी सहायता से, कुटपादों की सहायता से। ये भी सवाल बन सकता है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 4 के बाद 5वां प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग आज फटाफट रिवीजन करेंगे गाइज, आप लोग इसी तरह से बने रहें। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। यानी यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शनों में से किस धातु से सोलर जो सेल होता है वो बना होता है। क्या आपका जस्ता से होता है, या फिर सोना से, या फिर प्लेटिनियम से, या फिर सिलिकॉन से। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए आप लोग को पता है कि किससे होता है, वो आपका सिलिकॉन से होता है। किससे, सिलिकॉन से होता है। सिलिकॉन से आपका क्या होता है, सोलर सेल बना होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 5 के बाद छठा प्रश्न में, आज के सेशन का छठा प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो आप अगर देखिएगा, पहला जो आपका HCl है, पहला HCl, इसमें अगर आप जल का अपघटन कीजिएगा तो ये आपका किस में टूट जाएगा, H+ में टूट जाएगा। तो जो H+ में टूटता है वो आपका अम्ल होता है। उसे NaOH को अगर आप तोड़िएगा, NaOH को, तो ये आपका किस में टूट जाएगा, OH- में टूट जाता है गाइज। और OH- यानी हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या होता है, क्षार हो जाता है। आप इसको अगर देखिएगा
K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट जो है इसको छोड़िए पहले, उसके बाद इसको देखिए यहाँ पे क्या है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी अगर आप अपघटन कीजिएगा तो यहाँ पे भी OH माइनस निकल के आता है। आप देखिए ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं, तो देखिए जहाँ पे OH माइनस बाहर आएगा तो वो तो आपका क्षार हो गया, ये भी क्षार हो गया, ये आपका अम्ल हो गया। बोला था कि कौन लवण है, तो बचा कौन आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचा, और वही क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा K2SO4। चलते हैं 6 के बाद 7वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में बोला है, ऐसे जनरली नहीं बोला कि सबसे भारी धातु कौन है, सिर्फ बोला है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, यूरेनियम। यूरेनियम क्या हो जाएगा, इस चारों ऑप्शन में से यूरेनियम सबसे भारी धातु हो जाएगा। लेकिन आपको अगर जनरली पूछे कि बताइए टोटल जितना सारा भी धातु है उनमें से सबसे भारी धातु अगर आपको पूछे, क्या पूछे कि सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, तो आप लोग नोट करते चलिए सबसे भारी धातु क्या होता है, वो आपका ओस्मियम हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, ओस्मियम। आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्या होता है, ओस्मियम होता है सबसे भारी धातु, ओस्मियम। इसको नोट कर लीजिए। ये भी सवाल बन सकता है यहाँ से, सबसे अगर भारी पूछा है तो सबसे हल्की भी पूछ सकता है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, ये भी सवाल बन सकता है। तो सबसे हल्की धातु आप नोट कर लीजिएगा, वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, लिथियम होता है। इन सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखिए इथेन के एक अणु में कितने सह संयोजक बंधन है। देखिए सह संयोजक बंधन से आपका एक सवाल बनेगा ही, और इस तरह का अगर सवाल बनेगा तो आपको रटना नहीं है। देखिए क्या बोला, इथेन, इथेन मतलब मीथ ईथ यानी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आप इस तरह से बना दीजिए। उसके बाद आपको क्या बोला, इथेन, आप नाम पर पढ़िए, नाम को पढ़िएगा तो ए नहीं, लास्ट में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, हर जगह आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, हर जगह आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। जब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा, कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो अब जोड़ लीजिए टोटल कितना बंधन हो गया, यहाँ पे 3 इधर 1 इधर, 3 6 और 1 7। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा गाइज। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 7 नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलते हैं 8 के बाद 9वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। देखिए ये सवाल और भी हम लोग पिछले क्लास में लेके आए थे कि रासायनिक दूध किसे कहते हैं। देखिए दूध अगर आप नहीं समझे तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट जिसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है ना, वो गति को बढ़ाने का काम करता है, किसी भी चीज़ की गति को बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, क्या उद्दीपक काम करता है, बिल्कुल नहीं, पाचक रस भी नहीं करता है, बल्कि आवक भी नहीं करता है। तो उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, आपका हार्मोन करता है। हार्मोन आपका क्या करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 9 के बाद 10वां प्रश्न में, आज के सेशन का 10वां प्रश्न। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए बहुत सारे बच्चे का सही जवाब आएगा, क्योंकि ये प्रश्न हम लोग एक बार और भी करा चुके हैं। क्या है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो क्या वो डार्विन ने लिखी, या फिर लामार्क ने लिखी, या फिर ओपेरिन ने, या फिर वाइसमान ने। तो देखिए बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि सर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ये कब, तो आपका कब लिखी थी, 1859 में, 1859 में लिखी थी। ठीक है गाइज, चलते हैं इसके बाद 10 के बाद 11वां प्रश्न में। आज के सेशन का 11वां प्रश्न, आप लोग इसी तरह से बने रहें और हमारे साथ इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले। तो 11वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक अगर पूछे आपको तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए जनरली आपका प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। किस में होता है गाइज, निर्वात में। निर्वात में कितना हो जाता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग क्या हो जाता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि निम्नलिखित में किस माध्यम में, तो क्या पहला ऑप्शन कांच में हो जाएगा, या फिर पानी में होगा, फिर लोहा में। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका निर्वात दिया हुआ था, जहाँ भी निर्वात दिख जाए तो वहीं पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइज। चलते 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलते हैं। 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए आप लोग। क्या है कि विभवात दर का एसआई मात्रक होता है। विभवात दर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखिए विभवात दर का अगर आप जानते हैं कूलम किसका मात्रक हो जाता है, कूलम आपका किसका होता है पता है, फटाफट आप लोग बताइए। उसके बाद वोल्ट किसका होता है वो भी आप लोग बताइए, वोल्ट किसका होता है वो भी बताइए आप लोग, और एम्पियर किसका होता है वो भी बताइए, और ओम किसका होता है। तो आप लोग को एक तरफ से हम बताते चल रहे हैं, आप लोग को बताते चल रहे हैं। कूलम जो होता है गाइस ये किसी और का नहीं बल्कि क्या होता है, कूलम आवेश का होता है। कूलम आवेश का, ये सब आप नोट करते हुए चलिएगा। कूलम आवेश का। वोल्ट जो होता है, वोल्ट आपका विभवात दर का होता है, किसका,
विभवांतर का। ये सब चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी सवाल बन सकता है। एम्पियर जो है ये आपका विद्युत धारा का, एम्पियर किसका हो जाता है गाइस, विद्युत धारा का हो जाएगा। और आपका जो ओम है ये किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। सही मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, प्रतिरोध। अब बताइए यहाँ से कोई भी सवाल बनेगा तो आप छोड़िएगा क्या, किसी हाल में नहीं छोड़ना है। यहाँ पे एक और चीज़ पूछता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। चलते हैं 12वें के बाद 13वां प्रश्न में चलते हैं। आज के सेशन का 13वां प्रश्न फटाफट देखिए आप लोग, क्या बोला है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। देखिए इसको तो आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं और अपने आस पड़ोस में देखते भी हैं कि पौधे का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, क्या आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, या फिर ल्यूकोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, या फिर फाइटोक्रोम की उपस्थिति के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है कि सर किसकी उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पौधे का रंग कैसा होता है, पौधे पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 13 के बाद 14वां प्रश्न में, 13 के बाद 14वें प्रश्न में चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब यानी जो वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसको बाहर निकाला जाता है। तो देखिए पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन हो जाएगा, क्या गोंद होगा, या टैनिन होगा, या रेजिन होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं कि सर पौधे में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कौन होता है, इनमें से सभी होता है। ये सभी के अपशिष्ट पदार्थ है, ये सारे क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है पौधे का। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइज। चलते हैं 14 के बाद 15वां प्रश्न में। आज के सेशन का 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपका बांध से पूछा है। क्या पूछा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में किया गया है, या फिर राजस्थान में किया गया है, या उत्तराखंड में किया गया है, या मध्य प्रदेश में किया गया है। तो देखिए आपको प्रदेश देख करके कन्फ्यूज आना नहीं है, बल्कि आपका कहाँ पे किया गया है, आपका ये ऑप्शन नंबर बी, टेहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का आपको एक जिला याद होगा, टेहरी गढ़वाल जिला। वहाँ से आपको चिपको आंदोलन भी याद होगा गाइस। चिपको आंदोलन कैसे भूल सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों वहाँ पे किस प्रदेश लिखा हुआ है, तो वो अगर रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो जा करके वहाँ पे प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश लिखा है, मध्य प्रदेश लिखा है, किसी को वो अपने से टिक मार के आ जाएंगे, तो बिल्कुल गलत होगा। तो चलिए 15 के बाद 16वां प्रश्न में, आज के सेशन का 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करते चलिएगा। क्या CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर क्लोरीन के कारण। तो आप लोग जवाब देते चलिए। लेकिन आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट नोट चीज आप लोग को दिखाते जा रहे हैं। आपको सवाल क्या पूछना है यहाँ से कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारक, अम्ल वर्षा का मुख्य कारक कभी कभी पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक कौन है, ऐसा सवाल बनता है और हर हाल में ऐसा सवाल बनता है। तो मुख्य कारक क्या क्या हो जाता है अम्ल वर्षा का, एक हो जाता है SO2 हो जाता है, और एक क्या हो जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक आपका क्या हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों क्या होता है आपका अम्ल वर्षा का मुख्य कारक होता है गाइज। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए आप बताइए यहाँ पे कौन सा जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 16 के बाद 17वां प्रश्न में, आज के सेशन का 17वां प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पेड़ पौधा जो गैस को लेता है फिर बाहर छोड़ता है, किसके द्वारा होता है, क्या रंध्र के द्वारा, या जड़ के द्वारा, या तना के द्वारा, या फिर टहनी के द्वारा। बहुत आसान सा सवाल था और सारे बच्चे सही बता रहे हैं कि सर रंध्र के द्वारा, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र के द्वारा ही क्या करते हैं, पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 17 के बाद 18वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 18 बोला निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। देखिए जिसका हृदय जो ज़्यादा धड़केगा वो उतना ही डरपोक कहलाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो आप खुद दिमाग लगा लीजिए किसका हृदय धड़कन सबसे अधिक होगा। तो देखिए आदमी सब क्या बोलता है, कभी आप डर जाइएगा तो ऐसा बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर क्या चूहे का कलीजा है, क्या चूहे का हृदय है। तो बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चूहे का हृदय जो है ना वो सबसे तेज यानी सबसे ज़्यादा बार धड़कता है। वो फिर कितना बार आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते हैं। एक मिनट में गाइस चूहे का दिल कितने बार धड़कता है, 500 बार धड़कता है। आप सोचिए ये कितना डरपोक होगा, कितना डरपोक होगा। और आप बताइए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, आदमी का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार, 70 से 72 बार धड़कता है। और हाथी का अगर आप हृदय देखिएगा, ये जो हमारा हाथी राजा बहुत बड़े, ये जो है इसका हृदय आपका 25 बार धड़कता है। कितना बार,
इसका हृदय आपका 25 बार धड़कता है गाइस। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद हाथी के बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। व्हेल का भी देखिएगा तो उसका 8 से 10 बार धड़कता है 1 मिनट में। उसके बाद 18 के बाद चलते हैं 19वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। देखिए जितना सारा भी सजीव जीवधारी है वो किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ को अपने से बाहर निकलता है। तो क्या वो अमोनिया होगा या फिर यूरिक अम्ल होगा या फिर यूरिया होगा या फिर इनमें से सभी। देखिए ये सभी क्या अपशिष्ट पदार्थ है और विषैला पदार्थ है। ये सभी क्या है अपशिष्ट पदार्थ और विषैला पदार्थ, और इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को ना क्या करता है सजीव क्या करता है, इन सभी चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकलता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 19 के बाद 20वां प्रश्न में, फटाफट चलते हैं 20वां प्रश्न में। क्या बोला है, तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल था, आपको नेफ्रॉन टिक नहीं मारना है, नेफ्रॉन टिक नहीं मारना, बल्कि क्या है तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है गाइस, न्यूरॉन होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें और बता दे रहे हैं कि नेफ्रॉन अगर पूछ दे कभी तो नेफ्रॉन किसका है आपका, नेफ्रॉन जो आपका है वो गुर्दे का है। किसका है, गुर्दे का। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, नेफ्रॉन किसका है, गुर्दे का रचनात्मक इकाई है। हमारा जो गुर्दा है ना उसका वो रचनात्मक इकाई है। और सेरिब्रम जो है आपके ब्रेन का पार्ट है, आपके दिमाग का भाग है, और दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। और यही भाग क्या करता है, सोचने का काम करता है। आप जो याद करते हैं, आप जो सोचते हैं, आपका यही दिमाग का यही भाग काम करता है। तो 20 के बाद चलते हैं 21वां प्रश्न में। 21वां प्रश्न क्या है, देखिएगा कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर से किसे मापा जाता है, तो आमीटर से किसे मापा जाता है बताइएगा आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। आमीटर से किसको मापते हैं गाइस, तो आमीटर से किसको मापते हैं, बिल्कुल किसी और को नहीं बल्कि धारा को ही मापा जाता है। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, आमीटर में मापा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको पूछे आवेश को किसमें मापा जाता है, तो आवेश को C4 कूलम्ब में मापा जाता है। और विभवांतर को किसमें मापा जाता है, तो इसको V4 वोल्ट में मापा जाता है। और विद्युत शक्ति को किसमें मापा जाता है, विद्युत शक्ति को W4 वाट में मापा जाता है गाइस। चलते हैं इसके बाद 21 के बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में। आज के सेशन का 22वां सवाल। देखिए आज संडे है और हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होते चले जाइएगा। वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो क्या आपका जनरेटर हो जाएगा, या फिर विद्युत मोटर हो जाएगा, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले कि जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों अलग अलग काम करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। लेकिन जनरेटर क्या करता है, वो यांत्रिक को, ये यांत्रिक को, इसका जस्ट ऑपोजिट यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ये विद्युत में बदलने का काम करता है गाइस। इस बात को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 22 के बाद 23वां प्रश्न में चलते हैं। 22 के बाद 23वां प्रश्न में देखिए आपको क्या पूछा, दर्पण सूत्र पूछा है। आपको दर्पण का सूत्र पूछा है, बहुत आसान है, ये सब भी आप याद रखिएगा। कभी कभी फैक्ट सवाल भी पूछ देता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है आपका, 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये हो जाता है आपका दर्पण का सूत्र। आपका लेंस का सूत्र में बस थोड़ा सा फर्क है, प्लस की जगह में माइनस हो जाता है। तो 1/v - 1/u = 1/f, ये वाला हो जाएगा लेंस का सूत्र। फिलहाल इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 23 के बाद चलते हैं 24वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 24वां प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष को निम्न में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष है, तो देखिए निकट दृष्टि अगर दोष है तो उसको निकट का चीज़ दिखेगा और दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। तो उसको किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपका रहा HW। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसको हम लोग बार बार रिवाइज करा चुके हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निकट दोष को निम्न में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। देखिए आप लोग कमेंट देते चलिए, कमेंट दीजिएगा तो उससे क्या होता है ना कि पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। चलते हैं 24 के बाद 25वां प्रश्न में। 24 के बाद 25वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 25वां प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए आपको बताते चले कि इसको मान लेते हैं ये क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो भाग लेता है, जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो आपका भाग लेने का जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, या फिर उसको प्रतिफल बोला जाता है। या तो उत्पाद बोला जाता है या फिर प्रतिफल बोला जाता है। तो गाइस इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, भाग लेने वाला बोला था तो क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। चलते हैं 25 के बाद 26वां प्रश्न में। 25 के बाद 26वां प्रश्न में चलते हैं। क्या है, टूथपेस्ट
कैसा होता है, किस नेचर का होता है टूथपेस्ट। जो हम लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं वो किस नेचर का होता है, क्या वो अम्लीय नेचर का होता है, या क्षारीय, या फिर उदासीन, या इनमें से सभी। तो देखिए जो आपका टूथपेस्ट होता है ना वो किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। कैसा नेचर का, क्षारीय नेचर का होता है। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा, इस सब बातों को आप लिखते हुए चलिएगा। एक बात और आप लोग को बताते हैं, अगर आप कोई भी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ आप लिखिएगा वो आपके दिमाग में फौरन सेट हो जाता है गाइज। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, कमेंट करते चलिए। इससे क्या होता है, एक तो आप लोगों की भी तैयारी होगी और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलते रहता है। चलते 27वां प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक पूछा है, तो देखिए सुचालक का मतलब जिससे बिजली और विद्युत का उष्मा यानी उष्मा पास कर जाए उसको सुचालक बोलते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है आपका, पहला है सल्फर है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा ग्रेफाइट है और चौथा क्या, आयोडीन है। बताइए इनमें से कौन विद्युत का सुचालक होगा। तो देखिए आप सबको पता है कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। हालांकि ये अधातु है, ये कैसा ग्रेफाइट क्या अधातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। आपको पता है कि ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, तो ग्रेफाइट आपका कार्बन का अपर रूप है। किसका, कार्बन का अपर रूप है। चलते हैं इसके बाद 27 के बाद 28वां प्रश्न में चलते हैं गाइस। 27 के बाद 28वां प्रश्न में, 28वां अगर आप प्रश्न देखिएगा तो क्या बोल रहा है आपका, देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से, कार्बन और उसके यौगिक से कि निम्नलिखित में कौन कार्बोजिलिक समूह है। कार्बोजिलिक समूह, कार्बोजिलिक समूह पूछा है, इसमें से कौन सा है। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि कार्बोजिलिक, देखिए हम आपको चारों बता दे रहे हैं। ये आपका क्या है, बोर्ड CHO, ये अगर होगा तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। इसे आप नोट करते चलिएगा। आपका ये क्या है, ये आपका हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, ये वाला कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और ये आपका COOH, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। और ये आपका हो जाएगा ईथर हो जाएगा, ये इथर हो जाएगा। तो देखिए आपको सवाल पूछा था कि कौन कार्बोजिलिक समूह है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कार्बोजिलिक समूह हो जाएगा। चलते हैं 28 के बाद 29वां प्रश्न में चलते हैं। 28 के बाद 29वां प्रश्न में चलते हैं फटाफट। इसके बाद मात्र और 10 सवाल बचेंगे आज का, कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी गमन करती है, तो क्या सीधी रेखा में गमन करती है, फिर तिरछी रेखा में गमन करती है, फिर कोई भी दिशा में गमन करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी, सीधी रेखा में गमन करती है। आप एक सीधा पाइप ले लीजिएगा, आप उसमें प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा पर गमन करती है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 29 के बाद 30वां प्रश्न में चलते हैं। 29 के बाद 30वां प्रश्न में चलते हैं। 30वां क्या है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो क्या आपका जूल हो जाएगा, या फिर वाट हो जाएगा, या फिर डायोप्टर हो जाएगा, या फिर आपका अर्ग हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को बता दें कि जूल जो है ये आपका कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य या ऊर्जा का ऐसे मात्रक है आपका जूल है। वाट तो आप जानते हैं, वाट किसका है, शक्ति का ऐसे मात्रक है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है। डायोप्टर आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का। ये तो आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायोप्टर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का। और अर्ग जो है ये भी आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ये कौन सा मात्रक है, CGS मात्रक है। CGS में जब इसको मापा जाता था तब वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता था, अर्ग होता था। तो चलते हैं 30 के बाद 31वां प्रश्न में चलते हैं। 30 के बाद 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन डेविएशन कम होता है, तो क्या लाल रंग का होता है, या फिर पीला रंग का, या फिर नीला रंग का, या फिर बैगनी रंग का। तो देखिए आप सबको बता दें कि लाल रंग जो है इसका विचलन सबसे कम होता है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिसका वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ जिसका तरंग धैर्य जितना अधिक होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लाल रंग का विचलन कम होता है, इसीलिए आप देखिएगा ना जहाँ भी डेंजर जोन होता है वहाँ पे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं 31 के बाद 32वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 32वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो आपका बैटरी होता है उसमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, क्या आपका प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दिष्ट धारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि बैटरी से कौन सा धारा प्राप्त होता है, आपका दिष्ट धारा प्राप्त होता है। बैटरी से आपका दिष्ट धारा प्राप्त होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 के बाद चलते हैं 33वें प्रश्न में। 32 के बाद 33वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में भी जनन अंग होते हैं, उसमें कहाँ पाए जाते हैं, क्या तना में पाए जाते हैं, या फिर जड़ में पाए जाते हैं, या पुष्प में पाए जाते हैं, या फल में पाए जाते हैं। तो 33वां जो प्रश्न है आपका,
आज का 33वां प्रश्न, वो आपका कहाँ पे पाए जाते हैं पौधे में जनन अंग? वो आपका पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प नाम सुन के फ्लावर समझा, तो वही पुष्प में पाए जाते हैं गाइस पौधे का जनन अंग। तो देखिए पौधे में ना एक क्या होता है, नर जनन अंग भी होता है, एक मादा जनन अंग भी। तो अगर आप नर जनन अंग की बात कीजिएगा, नर जनन अंग, इस सबको भी आप एग्जाम में यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि नर जनन अंग का कौन है, मादा जनन अंग कौन है। तो नर जनन अंग कौन हो जाता है आपका? पुंकेसर हो जाता है। नर जनन अंग कौन हो जाता है गाइस? पुंकेसर। याद रखिएगा, पौधे पुष्प में जो पुंकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है। और एक क्या है? मादा जनन अंग। मादा जनन अंग ये आपका क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। स्त्री केसर ये आपका मादा जनन अंग हो जाएगा। इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। 33 के बाद चलते हैं 34वां प्रश्न में। 34वां प्रश्न में चलते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, जिसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकी का पिता, इसका अनुवांशिकी जो है इसका पिता किसको कहा जाता है बताइएगा आप लोग? किसी और को नहीं बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को। मेंडल। हेरिडिटी का पिता किसको? मेंडल को कहा जाता है। तो बोला कि प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो देखिए उन्होंने किसके पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया था अपने गार्डन में। किस पौधे का वो उपयोग किया था? मटर के पौधे का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 34 के बाद 35वां प्रश्न में चलते हैं। 35वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र जो आपका इकोसिस्टम है, हम लोग मान लेते हैं इसको एक इकोसिस्टम बनाते हैं, इस तरह से हम लोग एक बना लेते हैं गाइस। इसमें क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह क्या आपका एक दिशीय होता है, या फिर द्विदिशीय होता है, या फिर बहुदिशीय होता है? तो देखिए आप जानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में। और देखिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। कितना? याद रखिएगा इसको, ये TRE 1 में पूछा गया सवाल है। कितना प्रतिशत? 10%। तो बताए 10% को इसको लिंडमैन का नियम भी कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा। चलते हैं 35 के बाद चलते हैं 36वां प्रश्न में। देखिए 36वां प्रश्न क्या है कि ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? क्या वायुमंडल के निचली सतह में, या फिर वायुमंडल के ऊपरी सतह में, या फिर वायुमंडल के मध्य सतह में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपका जो वायुमंडल है वो आपका टोटल कितने लेयर में बटा हुआ है? वो टोटल आपका 5 लेयर में बटा हुआ है। कितने लेयर में? 5। सबसे नीचे क्या हो जाता है? क्षोभ मंडल। सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल। ये हो गया। आपको देखिए लिखते समझा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। उसके ऊपर रहता है आपका क्या? समताप मंडल। समताप मंडल। उसके ऊपर आपका क्या रहता है? मध्य मंडल। मध्य मध्य मतलब बीच वाला गाइस, और मंडल का मानी होता है दुनिया। मध्य मंडल। उसके ऊपर क्या होता है आपका? आयन मंडल। और सबसे बाहर क्या हो जाएगा आपका? बाह्य मंडल। सबसे बाहर बाह्य मंडल। कभी कभी ना इसका सीक्वेंस भी पूछ देता है। तो देखिए क्या बोला है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो आपका ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इसमें ओजोन परत आपका पाया जाता है। तो देखिए आपको क्या बोला कि वायुमंडल के निचली सतह मतलब क्षोभ मंडल? बिल्कुल नहीं। आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह मतलब बाह्य मंडल? वो भी नहीं। वायुमंडल के मध्य सतह मतलब मध्य मंडल में? मतलब ये भी नहीं। तो वो किस में हो जाएगा आपका? वायुमंडल के, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वो किस में आपका पाया जाता है? निचली में भी नहीं पाया जाता है, ऊपर में भी नहीं पाया जाता है, वो मध्य में भी नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं, और आपको तो पता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, उस बात को आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं 36 के बाद 37वां प्रश्न में। 37 देखिए 37 क्या है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जितना सारा भी जीव जंतु है सबके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा? क्या वो ग्रह हो जाएगा, या चंद्रमा हो जाएगा, या सूर्य, या कोयला? तो देखिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा? उसका सूर्य हो जाएगा। यही इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। और बताइए कि सूर्य की प्रकाश से आपको कौन सा विटामिन मिलता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूर्य की प्रकाश से आपको कौन सा विटामिन मिलता है। चलते हैं 37 के बाद 38वां प्रश्न में चलते हैं। 38 देखिए 38 में क्या है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में आपका कितना जोड़ा हो जाएगा? 10 जोड़ा श्वास रंध्र हो जाएगा। कितना जोड़ा?
10 जोड़ा श्वास रद्द हो जाएगा गाइस। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 के बाद चलते हैं 39वें प्रश्न में। आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न 39वां प्रश्न क्या है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण आप तो जानते हैं कि ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधा इस प्रोसेस द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और अपना भोजन उसका जो मेन आपको ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का मेन जो उत्पाद है वो क्या आपका ग्लूकोज है। C6H12O6 ये इसका मुख्य उत्पाद है और इसका बाई प्रोडक्ट बोले तो क्या है, उसका ऑक्सीजन है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्या बोला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती है? क्या कवक में होती है? बिल्कुल नहीं। जंतुओं में भी नहीं होती है, बल्कि किस में होती है? हरे पौधों में होती है। किस में होती है? हरे पौधों में होती है और परजीवियों में भी नहीं होती है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 39 के बाद 40वां प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। चलिए बताइए आप लोग कि किस रूप में फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो देखिए एक बात तो आप जानिए कि पादपों में ना आपका जो ऊतक पाया जाता है, एक होता है जटिल ऊतक, एक होता है सरल ऊतक। तो आपका जो एक ऊतक क्या है आपका क्या नाम आपका कि जाइलम और फ्लोएम। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम गाइस, आपका ये दो ऊतक पाया था, जाइलम और फ्लोएम। आप जानते हैं आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है और फल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आप बताइएगा। देखिए याद रखिएगा, जौ से जाइलम, जौ से जौल होता है। याद रखने का ट्रिक है कि पेड़ पौधों में जल के वहन के लिए कौन आपका जाइलम है और फल के लिए कौन है? फ्लोएम है। फल के लिए कौन है? फ्लोएम है गाइस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला है कि किस रूप में फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन का। तो देखिए किसके रूप में हो जाता है वो आपका? सुक्रोज के रूप में हो जाता है। आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, किसके रूप में हो जाता है? सुक्रोज के रूप में हो जाता है। तो देखिए आज बताइए आप लोगों के लिए हम लोग कितना 40 क्वेश्चन लेके आए। कितना क्वेश्चन गाइस? 40 क्वेश्चन लेके आए। इन 40 क्वेश्चन में आप बताइए आपका कितना हल हुआ। इन 40 में से आपसे कितना हल हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तभी लाइक करें, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी भेजें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग इस तरह कमेंट करते रहेंगे तो हम लोग को मोटिवेट मिलते रहेगा और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते चलेंगे। देखिए आप लोगों का मेन टारगेट क्या है कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज में एक सीट लेना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को डाइवर्ट नहीं होना है। कभी कोई बहाना बना के कि सर IPL शुरू हो गया तो मैच देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए वो आपका ज़िंदगी भर चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा, लेकिन अगर आपका ये वक्त निकल जाएगा तो आपको फिर इस वक्त को आप वापस नहीं ला पाइएगा। इसीलिए आप बिल्कुल हर एक चीज़ को छोड़ के एकदम जम के मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि सर कब एग्ज़ाम होगा, इस बात से भी नहीं घबराना है। बस आप मेहनत करते जाएँ। सफल वही बच्चा होता है जो अपना मेहनत को कंटिन्यू करता है। देखिए बच्चा तो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन लास्ट में आकर के जो बच्चा अपने आप का अपना ट्रैक बदल देता है, सोचता है कि हमसे हो गया अब हमसे हो जाएगा, वही बच्चा का रिजल्ट खराब होता है। आपको अपना सीक्वेंस को बनाए रखना है और मेहनत करते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अपना